जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है GCCP यूट्यूब चैनल पे। GK/GS का यह वीडियो DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम, यदि आप सरकारी कॉलेज का सपना देखते हैं तो आइए इस वीडियो को देखिए। चलिए तो हम बिना समय गंवाते हुए चलते हैं पहली क्वेश्चन की ओर। आइए तो पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%, यानी 2.42% जो क्षेत्रफल है यह भारत का क्षेत्रफल यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का है 2.42%। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जो जनगणना होती है जो केंद्र सरकार करवाती है प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होती है तो 10 वर्ष पे होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.08 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, जब रिसेंट में होगा जनगणना तो उसमें पता चलेगा। यह कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति। यह जो गोंड जनजाति है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, गोंड जनजाति। अच्छा, जो यह पूछे कि यह गोंड जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में निवास करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी में। लगभग 15 लाख जनसंख्या जो है यह गोंड जनजाति का है। ठीक, और उसके उत्तर प्रदेश जो सीमावर्ती राज्य है उसमें भी यह इसका निवास स्थान है गोंड जनजाति का। लेकिन सबसे अधिक यदि पूछे गोंड जनजाति तो कहाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश, यूपी। यदि यह क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड जनजाति है। आइए अब ऑप्शन नंबर ए जो है संथाल जनजाति जो है सबसे अधिक कहाँ है तो झारखंड में सबसे अधिक। ऐसे तो बिहार में भी है और मतलब उसके जो सीमावर्ती राज्य है वहाँ भी है, लेकिन सबसे अधिक पूछे तो कहाँ हो जाएगा संथाल जनजाति तो हो जाएगा झारखंड में। उसके बाद आइए टोडा जनजाति। यदि पूछे टोडा जनजाति सबसे अधिक कहाँ है तो सबसे अधिक है यह तमिलनाडु में टोडा जनजाति। और यह जो है यदि क्वेश्चन यह पूछे कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, यह टोडा जनजाति का जो निवास स्थान है तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर। तमिलनाडु के नीलगिरी पठार पर यह टोडा जनजाति निवास करती है। चलिए अगला ऑप्शन है गारो। यह गारो जनजाति जो है सबसे अधिक मेघालय में है, मेघालय में निवास करती है। और यह पूछे कि मेघालय में कहाँ तो मेघालय का पूर्वी गारो हिल्स है, वहाँ मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में। ठीक, यदि आइए फिर से को देखते हैं। संथाल पूछे तो झारखंड, टोडा जनजाति सबसे अधिक पूछे तो हो गए तमिलनाडु, टोडा कहाँ तो तमिलनाडु। और गौंड जनजाति सबसे अधिक पूछे तो कहाँ है तो यूपी, उत्तर प्रदेश में। और गारो पूछे तो मेघालय में, गारो जनजाति मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूछ रहा है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। विश्व के कुल जनसंख्या का जो जनसंख्या भारत में 17.5% है। कहने का अर्थ ये है कि यदि 100 आदमी पूरे विश्व में है तो उसमें से 17.5 आदमी भारत में निवास करते हैं। ठीक, वही है कि कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है भारत में निवास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या इसको इस प्रकार याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसे याद रह जाए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत के दक्षिणतम पॉइंट को, दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा पॉइंट। चलिए इसको इस प्रकार देखते हैं। जैसे मान लिए ये ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर, नीचे वाला भाग दक्षिण, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, अब ये पूरब हो गया ईस्ट, ये वाला भाग हो गया वेस्ट। यदि क्वेश्चन में यह पूछ दे कि भारत के उत्तरोत्तम बिंदु मतलब उत्तर बिंदु को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। भारत के उत्तरी बिंदु को कहते हैं इंदिरा कोल। ठीक, यह है सियाचिन ग्लेशियर में। यही जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ जो है भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों का जो है सीमावर्ती क्षेत्र है। यह सियाचिन जो है ये तो हो गया कि भारत का उत्तरोत्तम बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कोल। भारत के उत्तरोत्तम बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं। वही पूछे भारत के दक्षिणतम बिंदु को तो इंदिरा पॉइंट। यही क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, तो हो गया इंदिरा पॉइंट। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो उत्तरी बिंदु अभी बताया क्या, तो इंदिरा कोल। और दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। उत्तर बिंदु इंदिरा कोल, कोल मतलब ठंडा, नहीं तो कोको कोला ठंडा, कोल से याद रखेंगे सियाचिन ठंडे जगह है, इसीलिए हो गया इंदिरा कोल। ठीक, याद रखने के लिए ट्रिक है। दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अब आइए पूरब में, देखते हैं पूरब में क्या है इसका अंतिम बिंदु। तो पूर्वी में जो है इसको बोलते हैं किविथू। यह अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु कहाँ? किविथू में, ऐसे किविथू में। यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तरी बिंदु जो है यह कच्छ में है। उत्तरी बिंदु कहाँ है? सॉरी, पश्चिमी बिंदु कच्छ, यह पड़ता है गुजरात में। गुजरात के कच्छ में उत्तरी बिंदु। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। यदि पूछा उत्तरी बिंदु, भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, तो भारत का उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कोल। पूछे भारत के दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वही पूछे कि भारत के पूर्वी छोर को क्या कहते हैं, तो किविथू, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब क्वेश्चन यदि यह पूछे कि भारत के पश्चिमी छोर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कच्छ, जो गुजरात में है। तो चलिए चारों ऑप्शन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यदि यह पूछे कि भारत के कुल स्थलीय सीमा, भारत का जो है स्थल से जो सीमा लगता है उसकी लंबाई कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है। यह जो क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र की तटीय मतलब कुल भारत की समुद्र तटीय लंबाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500 16.5 किलोमीटर। ठीक, 7,500 16.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा है कुल कहने का मतलब ये है जितने भी भारत के जो समुद्र से जो सीमा लगते हैं, उसके बाद और जो अन्य सारे द्वीप हैं, जितने भी द्वीप हैं उसका जो सीमा लगती है, सबको जोड़ करके तो कितनी लंबाई हो जाएगा? 7516.5 किलोमीटर। 7516 या 7,500 16.5 किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है। अब यह क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मुख्य भूमि से कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि कहने का मतलब ये है जितने भी भारत के तटवर्ती राज्य हैं उसका जो सीमा जो समुद्र से लगता है उसकी लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। उसमें द्वीप को छोड़ करके जो अन्य जो द्वीप सब है, जैसे हो गया लक्षद्वीप, ये सब को छोड़ करके इसकी लंबाई छोड़ करके
जो तटवर्ती जो राज्य है समुद्र तटीय जो समुद्र से इसकी सीमा लगती है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा तो 6100 किलोमीटर। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि पूछे टोटल स्थलीय सीमा तो 15,200 किलोमीटर। वही पूछे टोटल समुद्रीय सीमा तो 7,500 16.5 किलोमीटर। सिर्फ यह पूछे सिर्फ समुद्र तटीय रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 6100 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय है स्टैंडर्ड टाइम है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोल रहा है किसके मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मिर्ज़ापुर, जो कहाँ है यूपी में है। अब जो है यह 82.5 डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा यह भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री जो रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया एमपी मध्य प्रदेश, तीसरा हो गया उड़ीसा, चौथा हो गया छत्तीसगढ़ और पांचवा हो गया आंध्र प्रदेश। आइए फिर से देख लेते हैं। पहला क्या बोले यूपी, दूसरा क्या बोले एमपी यानी मध्य प्रदेश, तीसरा बोले उड़ीसा, चौथा क्या बोले छत्तीसगढ़ और पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। यानी कि यह 5 राज्यों से 82.5 डिग्री जो भारत का जो मानक समय रेखा यह गुजरती है। ठीक, यहाँ जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है मिर्ज़ापुर के बीचों बीच से यह यूपी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य जो ऊर्जा देती है इसका मुख्य स्रोत क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होती है नाभिकीय संलयन होते हैं, इसका मुख्य स्रोत यही है। संलयन का मतलब क्या होता है जब दो भारी नाभिक मिल करके एक हौला नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब हौला नाभिक कहने का मतलब ये है जो 2 भारी नाभिक होते हैं उसका जो द्रव्यमान है जा करके जब एक नाभिक बनते हैं तो द्रव्यमान कम हो जाता है। वही द्रव्यमान क्या होते हैं ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं, इसीलिए उसका द्रव्यमान कम होकर के क्या होते हैं मतलब इसका द्रव्यमान जो बढ़ा हुआ है उसका क्या होता है कम हो जाता है। यही 2 भारी नाभिक मिल करके एक हौले नाभिक का निर्माण करते हैं, वो इसके क्या कहते हैं उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। विखंडन इसका जस्ट उल्टा है। विखंडन जब एक नाभिक का 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित होते हैं या बनते हैं उसे क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और अधिक पूछे केंद्र शासित प्रदेश 8 है। राज्य 28 है और यूटी कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश तो 8 है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 8 याद रखना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब आइए 1917 ईस्वी में क्या हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 1922 में क्या हुआ 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या वापस ले लिया गया था। क्योंकि 1922 ईस्वी में ही चोरा चोरी कांड हुआ था। नहीं 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जो यूपी में एक जगह है वहाँ चोरा चोरी कांड होने के कारण से घटना होने के कारण से 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिए थे भारतीयों ने। तो इसी से महात्मा गांधी आहत होकर के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। क्वेश्चन यह भी पूछता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 फरवरी। यदि डेट भी पूछ दे तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक ना, कहाँ हुआ था तो गोरखपुर में हुआ था। कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे 23 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिए गए थे। ठीक, एक ऑप्शन है 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी में क्या हुआ था तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए थे। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। एकमात्र अधिवेशन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया
वो कौन था? तो बेलगांव अधिवेशन था। कब? तो 1924 ईस्वी में। चलिए समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिए? असहयोग आंदोलन कब लिए वापस? 1922 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1915 ईस्वी में ही 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक, अभी देखिए कि 1920 ईस्वी में क्या असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1924 में जो महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, एकमात्र अधिवेशन था। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कितने अधिवेशन, कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो क्या जगह इसका? एक। आंसर होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के थे, जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे, या प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ठीक, आइए ऐसा भारतीय जो राकेश शर्मा है जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में पहुंचे थे। आइए इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। एलेक्सी लियोनोव कौन है? उसके बाद है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बारे में देख लेते हैं। एलेक्सी लियोनोव कौन है ये? यह जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यह चंद्रमा पे पहली बार पैर रखे थे, कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 ईस्वी में शक संवत। यही पूछता यदि विक्रम संवत कब हुआ? 58 ईसा पूर्व में। यही यदि पूछता कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 58 ईसा पूर्व में। नाम बड़ा है, ईस्वी क्या है? छोटा है। यहाँ नाम छोटा है शक, तो यहाँ ये क्या है? बड़ा है। इसे याद रखने के लिए है, इसमें ईस्वी लगा हुआ। शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी। वही विक्रम संवत पूछे तो 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब? तो 58 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है? दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? पृथ्वी को, अग्नि को, अस्त्र को, नाग को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाग। दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चीन की क्रांति कब हुई? चीन की जो क्रांति हुई थी यह कब हुई थी? चीनी क्रांति कब हुई? 1905 में, 1911 में, 1921 में, 1924 में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। आइए 1905 की घटना को देखते हैं। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय के तत्काल जो वायसराय थे कौन थे? तो कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 ईस्वी में ही बिहार को बंगाल से अलग किया गया था, या फिर बिहार बंगाल जो बटा था कब? तो 1905 ईस्वी में। फिर इसको एक किया गया कब? तो 1911 ईस्वी में। ठीक, आइए 1921 की घटना क्या है? जो श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उसका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी को, 26 नवंबर 1921 ईस्वी को। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि श्वेत क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति के जनक कहा जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, और उसी का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 ईस्वी को। 1924 की घटना को तो आगे देख ही लिए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ? पृथ्वी जो मिसाइल है उसका प्रथम बार परीक्षण कब किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988 ईस्वी में। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण 1988 ईस्वी में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समय नहीं गंवाते हुए हम चारों ऑप्शन को डिस्कशन करते हुए एकदम गोली की तरह
नैनो सेकंड में हम क्वेश्चन लेते हुए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? क्वेश्चन क्या है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, सुनीता विलियम्स कौन थी? यह अंतरिक्ष में रहने वाली, यह अंतरिक्ष, सुनीता विलियम्स जो है यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल के दूसरी महिला थी। सुनीता विलियम्स। पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है यह भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में गई थी, यह भारतीय मूल की। और सुनीता विलियम्स यह भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक, आइए, ये जो है ऑप्शन नंबर डी, डेनिस टिटो। यह प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कहा जाते हैं डेनिस टिटो को। डेनिस टिटो क्या थे? यह प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे। यह कहाँ के निवासी हैं? डेनिस टिटो, यह अमेरिकी निवासी है डेनिस टिटो। यह कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे जो अंतरिक्ष में घूमने गए थे। पर्यटक मतलब जो घूमने जाते हैं उसको कहते हैं पर्यटक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1526 ईस्वी। पानीपत का जो यह प्रथम युद्ध है यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसी किसी के बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि पानीपत का युद्ध जो है किनके बीच में लड़ा गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था दूसरा युद्ध। यह हुआ था हेमचंद्र और अकबर के सेनापति के बीच में। दूसरा जो पानीपत का युद्ध था जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, या फिर ईस्वी तक याद रख सकते हैं, 1556 ईस्वी में हुआ था दूसरा। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 ईस्वी में। यह किसके बीच हुआ था? दूसरा हेमचंद्र और अकबर के सेनापति के बीच में। तीसरा जो पानीपत का युद्ध था वह हुआ था 1761 ईस्वी को। यदि डेट 1761 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था। चलिए, तो पानीपत के तीनों युद्ध समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? क्वेश्चन यह भी पूछता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह क्या हो गया? उसका नाम आर्यभट्ट। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। और यह कब छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 ईस्वी में छोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? चंद्रमा पे जो मानव को भेजा वह प्रथम देश कौन है? तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग गए थे। चंद्रमा पे जो प्रथम कदम रखे थे कौन रखे थे? नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन पूछता है चंद्रमा पे पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। यह कहाँ के थे? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का श्रीहरिकोटा। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का जगह है, श्रीहरिकोटा, यही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है या स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। कहाँ है? तो यह त्रिवेंद्रम में है। अच्छा, त्रिवेंद्रम या इसको तिरुवनंतपुरम भी कहते हैं, यह कहाँ है? केरल में है।
कहीं कहीं रहता है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम भी रहता है। यह कहाँ है? तो केरल में है। यह केरल का एक जगह है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछता भी है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित है? त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो केरल का एक जगह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? पूछ रहा है कि कौन सी महिला है जो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। यहाँ आइए ऑप्शन को देखते हैं। डेनिस टिटो जो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनी, डेनिस टिटो। कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो अंतरिक्ष में गई। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति जो है यह कब प्रारंभ हुई थी? तो रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। रूसी क्रांति पूछे 1917 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और जो भारत क्वेश्चन क्या है? गलत क्वेश्चन पढ़ दिए कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है यह डुरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ, रेड मतलब लाल, लाल मतलब खतरा। खतरा किससे होगा? तो पाकिस्तान से होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। याद करने के लिए ऐसे याद रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। आइए एक है मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किसके किसके बीच में है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। यह जो मैगिनॉट रेखा है किसके किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध मेखला क्या है? दुग्ध मेखला एक प्रकार का आकाशगंगा है। एक प्रकार का दुग्ध मेखला क्या है? आकाशगंगा है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कि एक मंदाकिनी है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, एक मंदाकिनी। दुग्ध मेखला क्या है? एक मंदाकिनी है। यह ऑप्शन में रहता आकाशगंगा है तो उसको भी सही मानते हैं। दोनों में से कोई रहेगा, या मंदाकिनी रहे या फिर आकाशगंगा रहे, दोनों में से कोई एक हो जाएगा इसका आंसर। दुग्ध मेखला क्या है? तो मंदाकिनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आकाशगंगा की आकृति है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी आकृति है? सर्पिलाकार। क्वेश्चन पूछा जाता है आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सबसे चमकीला तारा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोरस। सेंट्रोरस, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोरस। सबसे चमकीला तारा सेंट्रोरस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। यही पूछे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? यह पूछा कौन? ध्रुवीय व्यास। वही यदि पूछता विषुवतीय व्यास या विषुवीय व्यास, वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। एगो होता है ध्रुवीय व्यास, एगो होता है विषुवतीय व्यास। वो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। यही ऑप्शन नंबर सी, यदि विषुवतीय पूछता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि पृथ्वी का विषुवीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 42 किलोमीटर। देखिए कैसे, अभी बताए कि भारत का जो है विषुवीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ऊपर में पढ़े थे ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 किलोमीटर। लिख देते हैं 12,714 किलोमीटर। दोनों का क्या पूछा? अंतर पूछा, या नहीं पूछा है? अंतर घटा लेते हैं। 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ हो गया 5 में से 4 जाएगा 1 जाएगा तो 4, 7 में 7 गया 0, इधर 0, कितना बचा? 42 किलोमीटर। यही है कि पृथ्वी का जो विषुवीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, यदि चंद्रमा के द्रव्यमान को पृथ्वी के द्रव्यमान से तुलना किया जाए तो यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 1 होगा तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 81 होगा। कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा के द्रव्यमान से पृथ्वी का द्रव्यमान 81 गुना अधिक है। चंद्रमा के द्रव्यमान से पृथ्वी का द्रव्यमान 81 गुना अधिक है, ठीक ना? या इसी को दूसरे शब्दों में के तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 81 गुना कम है। ठीक, इसको दोनों भाषा में बोल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन पूछे मार दीजिए वैसे आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कोपरनिकस किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, यूएसए के, फ्रांस के। कोपरनिकस थे कहाँ के? पोलैंड के। कोपरनिकस पोलैंड के वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य है। पड़ोसी देश की सीमा से भारत का जो राज्य है उसका जो है पड़ोसी देश जो है उसके सीमा से कितने राज्य लगते हैं भारत के? तो 17 राज्य लगते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितने हैं? तो 17 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1914 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी पे कितना प्रतिशत भाग जो है जल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। और 29% ही क्या है? स्थल है। उसमें पर्वत है, पठार है, अन्य सारी चीज़ें हैं। 71% पे क्या है? सिर्फ जल ही जल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था पृथ्वी गोल है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो किसने कहा था पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम यह कहा था पाइथागोरस ने कहा था जो पृथ्वी क्या है? गोल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है यह काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ न तो वायुमंडल होते हैं और न ही प्रकाश का परिकिरण होता है। इसी कारण से वहाँ क्या दिखाई देते हैं? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमने 33 मिनट के इस वीडियो में 43 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।